हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक पढ़ने वाले हैं और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 2 के साथ आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं के बारे में। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे नगर एवं व्यापार के बारे में, नए नगर के बारे में, नए नगरों का उदय किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। तो हम लोग उन नगरों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका विकास जो है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। तो पाटलिपुत्र जो था वह नदी मार्ग के किनारे पर बसा था। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पे बसा हुआ था और जिसे हम लोग आज वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र को ही हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। उज्जैन जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर जो था वह समुद्र तट पर बसा हुआ था, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ होते थे। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। और मथुरा जैसे अनेक शहर जो था व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र था। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। तो शासक वर्ग और राजा जो थे वह किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, हड़प्पा शहरों से भिन्न यानी। लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी की मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है। तो इनमें जहाँ उत्खनन हुआ वहाँ से क्या चीज़ मिला है, तो उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ जो है मिली है, जिन पर जो है चमकदार कलई चढ़ी है। तो कटोरे और थालियों पर क्या चढ़ी हुई है, तो चमकदार कलई जो है चढ़ी हुई है। इन्हें उत्तरीकृत मार्जित पात्र कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरीकृत मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग क्या करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांच, तांबे, हाथीदांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त होते। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें जो है कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया है। तो व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है, तो श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी। तो ये श्रेणियाँ का क्या काम था, पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी और फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में जो है बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। तो यह एक प्रतिमा है जिसे भेंट किया गया था। यह मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्म की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। हम लोग पाटलिपुत्र के इतिहास को थोड़ा देखते हैं। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नाम के एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर जो है इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया गया। तो हरेक वंश का शासक था उदयन। उसने राजगिरी से राजधानी परिवर्तन कर दी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री हुएनसांग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर जो है खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। तो कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर है तक्षशिला,
मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी, विदिशा, उज्जैनी, पैठन, छोपारा, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी और महास्थान सभी दिए हुए हैं। पुहार। दानात्मक अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है। तो दानात्मक अभिलेख में क्या होता है? तो धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण जो है होता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार कैसा था उसके बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। तो व्यापारियों लोग किस रास्ते से व्यापार करते थे? तो अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया था और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मस्तथुवन और प्राकृत में सतवाह और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। तो तमिल भाषा में मस्तथुवन और प्राकृत में इसे कहा जाता था सतथवाह और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी जो थे बड़े धनी होते थे। तो व्यापारियों को 3 नाम से जाना जाता था। तो व्यापारियों को तमिल भाषा में मस्तथुवन और प्राकृत में जो है शतवाह और शेट्टी के नाम से जाना गया है। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च और मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे मालाबार तट, आधुनिक केरल। मालाबार कहाँ है? तो आधुनिक केरल में है। यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी का एक अंश है, यानी लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेशी व्यापार जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथीदांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिपल्स में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापार लाए होंगे। पेरिपल्स यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। तो एरिथ्रियन जो है यूनानी भाषा में लाल सागर को कहा जाता है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब हम लोग अध्ययन करेंगे सिक्के और राजा के बारे में। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे की आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। तो चांदी और तांबे के आहत सिक्के जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया गया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था।
तो आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो क्या पता चला कि सिक्कों को राजाओं ने ही जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। तो शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जो है हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्कों को जारी किया था, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। तो जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। तो सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। तो दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से जो है बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारी तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा व्यापारिक तंत्र जो था राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों से भी सिक्के जारी किए थे। तो यह है एक योद्धे सिक्का। पुराविदों को योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धियों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया, शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण ने जारी किए थे, सबसे शुद्ध सोने का सिक्के। और सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो यहाँ गुप्त हो जाएगा। गुप्त सबसे अधिक सोने का सिक्का तो गुप्तों ने जारी किया था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना गया है। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। तो छठी शताब्दी ईस्वी से जो है सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलन तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? तो यह है आहत सिक्का। आहत सबसे ही स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था। यानी आहत सिक्के किसे कहा जाता, उस पर ठप्पा मार, किसी भी प्रतीक को ठप्पा मार के जो है बनाया जाता था आहत सिक्कों को। हम लोग देखेंगे मुद्रा शास्त्र क्या है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्के को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? यह है गुप्त सिक्का, यह है अशोककालीन अभिलेख। अशोक के समय की ब्राह्मी व उसके समानार्थी देवनागरी अक्षरें हम लोग देखते हैं इसे।
क तो ब्राह्मी में इस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से, और यह है देवनागरी। इधर है जो देवनागरी है, देवनागरी है इधर, इधर वाला देवनागरी लिपि में है, देवनागरी, और इधर जो है सो ब्राह्मी में है, ब्राह्मी। तो क जो है देवनागरी में इस तरह से लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं, और ब्राह्मी में इस तरह से क लिखा जाता था, और च तो देवनागरी में इस तरह से, और डी की तरह ब्राह्मी में लिखा जाता था, और ढ तो इस तरह से, और सी की तरह ब्राह्मी में लिखा जाता था, और द तो सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। फिर म तो इस तरह से लिखा जाता था, और र तो इस तरह से लिखा जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल जो है वह ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी जो लिपि था उसको पढ़ने में सफलता पाई, और जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को 1838 ईस्वी में इसका जो है अर्थ निकाला। तो ब्राह्मी लिपि जो है वह बाईं तरफ से स्टार्ट होती थी और दाईं तरफ समाप्त हो जाती थी, दाईं तरफ, परंतु खरोष्टी लिपि दाईं तरफ से स्टार्ट होती थी और बाईं तरफ समाप्त होती थी, बाईं तरफ समाप्त हो जाती थी। इधर ब्राह्मी लिपि तो इस साइड से स्टार्ट होती थी और खरोष्टी लिपि तो इस साइड से स्टार्ट होती थी और यहाँ समाप्त हो जाती थी। लोग पढ़ेंगे खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया है उसके बारे में। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इन क्षेत्रों में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। तो इन सिक्कों में जो है राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए अप्रयुक्त किया गया है। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए अशोक के 2 अभिलेखों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में शासक अशोक के नाम नहीं लिखा गया है। तो अभिलेख में जो है शासक अशोक का नाम नहीं लिखा गया है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे कि देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। तो अभिलेखों में जो है अशोक का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि उसके द्वारा जो उपाधियाँ अपने आप को दी गई थी उसी का नाम है। जैसे उसने उपाधि धारण की थी देवानाम प्रियदर्शी, तो उसका वर्णन है, बाकी अशोक का नाम नहीं है। तो देवानाम प्रिय का अर्थ हुआ देवताओं को प्रिय, और प्रियदर्शी का अर्थ हुआ देखने में जो सुंदर हो, तो उसे प्रियदर्शी कहा गया है। तो ये जो अभिलेख है इसमें अशोक का नाम नहीं लिखा गया है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं?
अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल ना जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। यह सिक्का है हिंद यूनानी शासक मिनांडर का एक सिक्का है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिसकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है। तो अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ से नहीं मिला है, यानी उड़ीसा से नहीं मिला है। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नौ विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह ना सका? यहाँ पे है राजा के आदेश यानी अशोक के आदेश। इसे हम लोग देखते हैं। राजन देवानाम्पिय प्रियदर्शी यह कहती हैं, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित यानी व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाएंगे। तो लोगों के जो समाचार थे वह राजा तक कौन पहुंचाते थे? तो प्रतिवेदक नामक अधिकारी थे, वो पहुंचाते थे राजा तक समाचार, यानी रिपोर्टर थे। चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। तो प्रतिवेदक नामक अधिकारी था, वो राजा तक संदेश पहुँचाता था। तो जो अभिलेख शास्त्री थे वे प्रतिवेदक शब्द का अर्थ जो है संवाददाता बताए हैं। यहाँ है राजा की वेदना, इसे हम लोग देखते हैं। जब देवानम्पिय दसी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो अशोक अपने 8वें वर्ष में कलिंग विजय प्राप्त किए। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानम्पिय धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के स्नेह और धर्म के उपदेश में डूब गए। यही देवानम्पिय दसी के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवानम्पिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख साक्ष्य की सीमा के बारे में। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकती है जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख भी रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र है। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है, यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा इन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के
परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। यह है कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रलेख, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। अब हम लोग काल रेखा को देख लेते हैं। प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व में धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के। फिर लगभग 500 से 400 ईस्वी पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़। उसके बाद लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। उसके बाद लगभग 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ। उसके बाद लगभग 272 या फिर 268 या फिर 231 ईस्वी पूर्व में अशोक का शासन स्थापित हुआ। लगभग 150 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। लगभग 200 से 100 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर व पांड, दक्कन में सातवाहन शासकों का उदय हुआ। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर के शक यानी मध्य एशिया के लोग शासक रोमन व्यापार सोने के सिक्के जारी किए। लगभग 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। फिर लगभग 1000 से 200 ईस्वी में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान का अभिलेख जो है प्रमाण मिला, भूमिदान का अभिलेखीय प्रमाण पाया गया। और लगभग 320 ईस्वी में गुप्त शासन का प्रारंभ हुआ और 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो था वह 335 से 375 ईस्वी का था। फिर 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के थे, दक्कन में बकाटक का उदय हुआ, इतने शासन किए दोनों। फिर 500 से 600 ईस्वी तक कर्नाटक में चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ। फिर लगभग 606 से 647 ईस्वी कन्नौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री हुएंत्सांग की यात्रा हुई। फिर 712 में अरबों की सिंध पर विजय हुई। अब हम लोग काल रेखा 2 को देखेंगे। अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया। फिर 1810 का दशक कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा में 8000 अभिलेख एकत्र किए। फिर 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ निकाला गया। उसके बाद 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पर एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया। फिर 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। फिर 1965 से 66 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। चलिए, तो वह चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 2 जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।